प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम भूगोल अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 का यह प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, निहारिका परिकल्पना किसने दी? सौर मंडल के निर्माण की निहारिका परिकल्पना लाप्लास के द्वारा दी गई। इसके में बी आंसर है वो इसका सही उत्तर होगा। कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना दी, वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया और एडविन हब्बल ने बिग बैंग सिद्धांत विकसित किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा लाप्लास। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रवाहित जल से अपर्दित आकृति कौन सी है? तो रनिंग वाटर के द्वारा निर्मित जो आकृति यहाँ पर है और अपर्दन से जो निर्मित होती है वो अवनमित कुंड, जिसे प्लंज पूल भी कहते हैं, अवनमित कुंड है। बाकी सभी जो स्थलाकृतियाँ हैं, डेल्टा, जलोढ़ और प्राकृतिक तटबंध, ये प्रवाहित जल से ही बनती हैं, लेकिन ये निक्षेपित स्थलाकृतियाँ हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं ITCZ, ये कहाँ पर विकसित होता है? तो ये विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नज़दीक विकसित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो इन 4 ऑप्शनों में सबसे बड़ा जो देश भारत से है वो है चीन, और पूरे विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है वो रूस है। 2 नंबर पर कनाडा है, 3 नंबर पर आता है चीन। तो इसमें रूस और कनाडा है ही नहीं, तो चीन जो है वो भारत से बड़ा क्षेत्रफल में है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्न में से कौन से राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा कहाँ पर होती है ये हमें देखना है। तो तमिलनाडु आएगा, जो कि लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्षा के महीने हैं। तो ये हमें सुनने में भी आता है कि श्रावण और भाद्रपद के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो इस प्रकार 7 और एक क्वेश्चन और है 8वां, उत्तरी मैदानों का निर्माण खालिस्तान नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। तो इसमें तीनों ही आंसर होंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों ने मिलकर के उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। इस प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो हमारे, इन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन था कि प्रवाहित जल के द्वारा कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो यहाँ देखिए, जल गर्तिका या अवनमित कुंड दे रखा है। तो जल गर्तिका है जिसे हम पोर्ट होल कहते हैं, और अवनमित कुंड यानी प्लंज पूल कहते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो प्रवाहित जल के अपर्दन से होता है। इसमें बताया गया कि पहाड़ी क्षेत्र में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वर्ताकार रूप में घूमते हैं, यानी चक्री की तरह घूमते हैं। उससे एक गर्त का निर्माण होता है जिसे जल गर्तिका कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बार ये वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। एक बार छोटी व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर गोलास में इन गर्तों में एकत्र हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं, जिससे धीरे धीरे इनका आकार बढ़ जाता है और ये गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है,
जो जल के ऊंचाई से गिरने पर वह उनमें शिलाखंडों के वर्ताकार घूमने से निर्मित होता है। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो अवनमित कुंड है वो जलप्रपातों के तल में पाए जाते हैं, जो प्रवाहित जल के अपर्दन से निर्मित होते हैं, यानी नदी अपर्दन से निर्मित होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है कि ऐसी कंदराएं जिसके दोनों सिरे खुले हों उन्हें कहते हैं। देखिए, इन कंदराओं का निर्माण कार्स्ट क्षेत्र में यानी चुनने के चट्टान वाली प्रदेशों में होता है, और इन कंदराओं में जब दोनों सिरे खुले हों तो उनको हम टनल कहते हैं, टनल या सुरंग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सुरंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अर्ध चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं क्या कहते हैं। तो अर्ध चंद्राकार टिब्बे उनको हम बरखान कहते हैं। इसका सही आंसर होगा बरखान। प्रश्न नंबर 3, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है। तो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है, जो गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो एक नदी और उसकी सहायक नदी के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नदी द्रोणी। और नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जो विभाजित होती है उस विभाजक सीमा को जल विभाजक या वाटर शेड कहते हैं। तो ये भी आ सकता है कि जल विभाजक क्या है। तो आपको यही बताना है कि दो नदी द्रोणियों को विभाजित करने वाला जो उच्च स्थल होता है वो वाटर शेड या जल विभाजक कहलाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न है कि यदि आपको नदी डेल्टा देखना है तो आप नदी के किस क्षेत्र की यात्रा करें। तो ये जाहिर है कि यदि हमें डेल्टा देखना है तो हम समुद्र तटीय क्षेत्र जहाँ नदी समुद्र से मिलती है और अपने अवसादों को जमा करके डेल्टा का निर्माण करती है वहाँ जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा कि हम नदी के मुहाने की यात्रा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, मोनाडनोक कैसे बनता है। हाउ इज मोनाडनोक फॉर्म्ड। मोनाडनोक जो है वो समप्राय मैदानों में बनता है। नदी की वर्धावस्था में जब उसकी अपर्दन क्षमता कम हो जाती है और उच्च स्थल है वो प्लेन हो जाता है, उस स्थिति में कुछ कठोर चट्टानें उस पैनी प्लेन में या समप्राय मैदान में खड़ी रहती हैं जिन्हें मोनाडनोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, धरातल पर वायुदाब अधिक क्यों होता है। धरातल पर वायुदाब अधिक होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वायुमंडल की विविध परतों का दबाव जो है वो पृथ्वी की सतह या धरातल के नज़दीक अधिक होता है, इसलिए इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। वाताग्र क्या है। व्हाट इज द फ्रंट्स। वाताग्र दो विभिन्न लक्षणों वाली वायु राशियों के बीच की ढलवां सीमा है। इस प्रकार यह दो अलग अलग लक्षणों वाली वायु राशियों को विभाजित करने वाली सीमा है। यहाँ देखिए कि जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को फ्रंटोजेनेसिस या वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र, अचर वाताग्र। इस प्रकार ये 4 प्रकार के वाताग्र यहाँ पर होते हैं।
प्रश्न संख्या 4, भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागमों के नाम लिखिए। नेम द मेन अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। इसमें दो प्रमुख अध्ययन के उपागम हैं, एक है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। तो इस प्रकार भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, एक है विषय वस्तुगत उपागम जिसे हम क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं, और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। और इसमें जो जर्मन भूगोलवेता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, प्रादेशिक भूगोल को उन्होंने विकसित किया है। तो प्रादेशिक जो उपागम है उसको हम्बोल्ट ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से क्या तात्पर्य है। पृथ्वी के गर्भ से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो चट्टानों में कंपन उत्पन्न होता है और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। पी तरंगों के छाया क्षेत्र को दर्शाई। तो पी तरंग जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, पी, एस और एल, तीन प्रकार की, उनमें पी तरंग जो है वो छाया क्षेत्र निर्मित किया जाता है। सबसे पहले हमें समझना है कि छाया क्षेत्र क्या होता है। छाया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जा सकता। जो हमारा सिस्मोग्राफ यंत्र होता है वो भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं करता, तो ऐसे क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं भूकंप का। और उनमें पी तरंग और एस तरंगों का अलग अलग छाया क्षेत्र होता है। तो हम देखते हैं कि पी तरंग का जो छाया क्षेत्र है उसका जो चित्र है वो हमें इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर जो दिया गया है पी तरंग का छाया क्षेत्र दिया गया है जो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। इस तरफ भी 105 से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। तो इस प्रकार ये जो पी तरंग का छाया क्षेत्र है ये 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होता है, जिसे भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का तात्पर्य है कि वर्तमान जो भूस्वरूप है महाद्वीप और महासागर, उनका जो निर्माण है वो प्लेटों के गति करने से निर्मित हुए हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मानना है कि जब प्लेटें हैं वो गति करती हैं उससे ही इन स्वरूप का उद्भव हुआ है। और वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राचीन समय में कार्बोनिफेरस युग में जो संपूर्ण महाद्वीप थे वो एक स्थलखंड के रूप में थे, जिसे उन्होंने पेंजिया का नाम दिया है। और पेंजिया के चारों ओर समुद्री जो भूभाग था, समुद्री जो क्षेत्र था, उसको उन्होंने पैंथालासा का नाम दिया है। प्रश्न नंबर 7 है वो, हिमालय में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन अधिक होने के क्या कारण हैं। और इसके दो कारण हमें लिखने हैं। तो पहला कारण तो ये है कि हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक ऊंचाई के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मलबा अवधाव अधिक होता है, और दूसरा कारण है यहाँ अत्यधिक वर्षा का होना। ये दो प्रमुख कारण हैं। भूस्खलन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंडस्लाइड। भूस्खलन जब बड़ी मात्रा में उच्च पर्वतीय भागों से गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से मलबा पृथ्वी के धरातल की ओर अग्रसित होता है, उस प्रक्रिया को हम भूस्खलन कहते हैं, जिसे मिट्टी का खिसकना या पर्वत का खिसकना भी कहते हैं। ये घटना उन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है जो भूगर्भिक रूप से अस्थिर होते हैं या जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। प्रश्न संख्या 9, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक जीव के चारों ओर जो वायु का आवरण है और वायु की विभिन्न परतों से पृथ्वी घिरी हुई है,
यही वायु का आवरण एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 है, पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण किस प्रकार मौसम व जलवायु को प्रभावित करता है। तो पृथ्वी पर तापमान के असमान वितरण के कारण ही वायुदाब की भिन्नता होती है, और वायुदाब की भिन्नता होने के कारण ही हवाओं का चलना, वर्षा का होना आदि ये सारी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इस प्रकार तापमान जो है वो की कंट्रोलर माना जाता है, पृथ्वी में मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने वाला। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अधिक उपयोगी क्यों हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अधिक उपयोगी हैं क्योंकि नंबर 1 तो ये सदावाही नदियाँ हैं, यानी इनमें वर्ष भर जल बहता रहता है। ये नदियाँ जिन क्षेत्रों में बहती हैं वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए इनके जल से सिंचाई करके अत्यधिक फसल उत्पादन किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों जो वर्षा वाले क्षेत्रों में हैं, जिससे यहाँ पर कभी भी इसमें पानी की कमी नहीं होती है, और यहाँ ये नदियाँ एक बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण भी करती हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य रूप से कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ हैं। इन नदियों की एक विशेषता है कि ये अपने आधार तल को प्राप्त हो चुकी हैं, यानी ये ग्रेडेड रिवर हैं सभी की सभी। दूसरा, इन नदियों के ऊपर बहुत अधिक विद्युत उत्पादन की क्षमताएं इनमें हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा है कि इन नदियों में नौकायन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये एक कठोर और उबड़ खाबड़ क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। प्रश्न संख्या 13, भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। भूगोल हमें पृथ्वी के बारे में जानने में सहायता करता है, किस प्रकार से मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंध होते हैं, और मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा करके अपने विकास की गति को आगे बढ़ाता है। इसलिए यह दोनों ही, मनुष्य और प्रकृति दोनों ही शक्तियों को समझने में भूगोल हमें सहायता प्रदान करता है, तथा किसी भी स्थान की स्थिति को जानना हो, या कौन सी नदी कहाँ पर है, या मानसून का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, ऐसे अनेक रोचक तथ्य हैं जो भूगोल हमें जानने में सहायता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत की मुख्य भूमि के विस्तार का उल्लेख कीजिए। भारत की जो मुख्य भूमि है वो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में विस्तृत है। इसी प्रकार 37 डिग्री इसी प्रकार पूर्वी देशांतरों में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच फैला हुआ है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है, और मानसूनी वर्षा अनियमित है और अनिश्चित है। इस कारण कभी कभी जो मानसूनी वर्षा है वो समय पर नहीं होती, या होती है तो कम ज़्यादा मात्रा में होती है, कभी कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा होने के कारण भी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में अकाल पड़ते रहते हैं और कृषि के उत्पादन में कमी होती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि कभी तो मानसून के प्रभाव से बहुत अच्छी फसलें भी हो जाती हैं, और कई बार सूखा पड़ने से फसलें नष्ट भी हो जाती हैं। इसलिए इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। अब
भारत के मानचित्र में हमको 4 स्थान भरने हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और भुवनेश्वर। देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है। यहाँ मुंबई के बाद कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और यहाँ पर उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो ये सारे स्थान हैं वो मैप में फिल करने हैं। विश्व के मानचित्र में हमें 4 देशों को दर्शाना था, भूटान, श्रीलंका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका। आइए देखते हैं विश्व का मैप। तो विश्व के मानचित्र में भूटान जो है वो एशिया में स्थित है और ये भारत के उत्तर पूर्व में यहाँ पर भूटान, ये यहाँ पर दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और यहाँ अफ्रीका के पास में एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं मेडागास्कर। और दक्षिण अमेरिका है। तो ये 4 मैप हमें भरने थे। प्रिय विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की जो मात्रा है उसमें अंतर है। तो इस भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है और दाब में भिन्नता के कारण ही पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसमें वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझा जा सकता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता ही मौसम और जलवायु की विविधता को जन्म देती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा गुणवत्तापूर्ण रहा। आशा है आपको ये पसंद आया होगा और आपके समझ में भी आया होगा कि हमें किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भूगोल में हमें प्रश्नों के उत्तर बहुत लंबे चौड़े लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। टू द पॉइंट प्रश्न के उत्तर देकर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।